हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आपके घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। याद रहे बच्चों कि आप सभी को एपिसोड देखने के बाद अपने पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ लेना होता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपके किताब में दिए गए सभी सवालों को भी बना लेना होता है। तो अपना कॉपी और कलम ले लीजिए बच्चों और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। इसी को यदि बच्चों हम अंग्रेजी में जाने तो ये कहलाता है कोनिक सेक्शंस। तो चलिए बच्चों, आज के इस पाठ को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय होगा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे शंकु के परिच्छेद यानी सेक्शंस ऑफ अ कोन। अगला विषय होगा अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। और आज का अंतिम विषय होगा वृत्त यानी सर्कल। तो एक एक करके इन सभी विषयों को हम बच्चों विस्तार से पढ़ेंगे। शुरू करेंगे पहले विषय के साथ भूमिका। आज के इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के वक्रों की चर्चा करेंगे, जैसे वृत्त, सर्कल, परवलय, पैराबोला, दीर्घवृत्त, इलिप्स और अति परवलय, हाइपरबोला। तो इन सभी वक्रों को अध्ययन करने से पहले बच्चों एक बात कहना चाहूंगी। पिछली कक्षा में आपने अपना एक पाठ पढ़ा होगा गणित में वृत्त। तो मैं आशा करूंगी कि वृत्त के आयामों से आप भली भांति परिचित होंगे, किंतु परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय यह तीनों ही बहुत नए विषय हैं, तो इनको हम आज विस्तार से जानेंगे। उससे पहले देखते हैं एक तथ्य कि इन वक्रों को शंकु परिच्छेद या सामान्यतः शांकव कहा जाता है। इन्हें एक लंबवृत्तीय द्विशंकु और एक समतल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, इस पाठ का नाम क्या था? शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद का उपयोग मैं अभी तक बहुत बार कर चुकी हूँ, तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको इसका अर्थ ज्ञात है? तो चलिए बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। शंकु परिच्छेद जानने से पहले हम देखेंगे शंकु क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी किसी न किसी के जन्मदिन के महोत्सव में गए होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि जिसका जन्मदिन होता है उसको एक टोपी पहनाई जाती है। तो बच्चों, उस टोपी का जो आकार है वो शंकु का आकार होता है। ऐसे आकार वाली हर वस्तु को हम शंकु कहते हैं। जैसे कि यदि मैं आपके दैनिक जीवन का एक और उदाहरण लूं तो आपके सामने एक आइसक्रीम का चित्र आता है। आप सभी ने आइसक्रीम खाई होगी। तो बच्चों, आइसक्रीम के यदि ऊपरी भाग को हटा दिया जाए तो जो नीचे का भाग है वो ठीक इसी टोपी के आकार जैसा दिख रहा है। तो जो नीचे का आकार होता है वो शंकु कहलाता है। तो जैसा कि आप सभी शंकु तो जान चुके हैं, आइए बच्चों देख लेते हैं शंकु के परिच्छेद। मान लीजिए कि एक रेखा L है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा है और M जो है वो कोई एक दूसरी रेखा है। तो ये जो रेखा M है बच्चों, वो L को जिस स्थिर बिंदु पर काट रही है V, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्थिर बिंदु के नाम से जानते हैं। और V जो है वो एक ऐसा बिंदु है जहां पर M L को प्रतिच्छेद कर रही है और साथ ही एक कोण अल्फा का निर्माण करती है। अब बच्चों, यदि ये जो रेखा M है इसको मैं L के परितः घुमाऊं तो बच्चों मुझे इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक तिर्यक रेखा है। तो जब आप इसको L के परितः घुमाएंगे तो आपको दो शंकु के आकार की ये आकृति प्राप्त होती है। यहाँ पर जो V है वो शंकु का शीर्ष कहलाता है और ये जो L है वो शंकु का अक्ष कहलाता है, जिसके परितः M के घूमने पर ये आकृति आई है। आगे बढ़े
तो हमने देखा कि ये जो भाग M है जिसको घुमाने पर ये आया है, इसको शंकु का जनक कहते हैं। और यहाँ पर अल्फा जो है बच्चों वो कोण अचर रहेगा, और ये जो ऊपर का शंकु है इसको हम ऊपरी नापा कहते हैं, और जो ये नीचे का है इसको हम निचला नापा कहते हैं। इसी के साथ बच्चों जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेदन लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेदन वक्र जो है वो शंकु परिच्छेद कहलाता है। तो बच्चों आप शंकु जानते थे और अब आपको मिल गई परिभाषा शंकु परिच्छेद की। इस प्रकार शंकु परिच्छेद जो है बच्चों वो वे वक्र हैं जिन्हें एक लंबवृत्तीय शंकु और एक तल के परिच्छेद से प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़े तो हमने देखी बच्चों ये एक आकृति। इस आकृति से हम क्या समझना चाहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए परिच्छेदी तल शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है। तो बच्चों आप यहाँ आकृति में देखिए कि जो परिच्छेदी तल है और जो ये शंकु का ऊर्ध्वाधर अक्ष है, जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये जो है वो निर्माण कर रहा है एक कोण का जिसको हम बीटा के नाम से अंकित कर रहे हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय। तो सबसे पहले बच्चों हम वृत्त की चर्चा करेंगे। जब तल शंकु के नापे को काटता है, इसमें शीर्ष को हम नहीं मानेंगे, शीर्ष के अतिरिक्त ये चर्चा की गई है, तो हमें निम्नांकित स्थितियां प्राप्त होती हैं। तो बच्चों यहाँ जब शंकु के नापे को काटा गया तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां प्राप्त हुई, जिसमें पहली स्थिति है कि जो परिच्छेदन का कोण हमने बीटा लिया था उसका मान 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं कि यदि उस कोण का मान 90 डिग्री हो तो परिच्छेद करने पर क्या प्राप्त हुआ। बच्चों आप इस आकृति में ध्यान से देखिए, जब बीटा का मान 90 डिग्री हुआ तो आपको एक वृत्त का आकार प्राप्त होता है। इसी के साथ यदि मैं अगली स्थिति की ओर बढ़ूं तो इस स्थिति में कहा गया है कि बीटा का जो मान है वो अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। यदि स्थिति यह आजमाई जाए तो परिच्छेद एक दीर्घवृत्त होता है, यानी इलिप्स होता है। आगे बढ़े तो हमने देखी एक तीसरी स्थिति कि यदि ये जो परिच्छेदन का कोण बीटा है और जो हमने पहले आजमाया था कोण अल्फा, इन दोनों का मान आपस में बराबर हो जाए तो एक नए वक्र का निर्माण होता है जिसको हम परवलय यानी पैराबोला के नाम से जानते हैं। और इसमें ये बताया गया है बच्चों कि तीनों ही स्थितियों में, उपरोक्त तीनों स्थितियों में, यानी ऊपर जिन 3 स्थितियों की बात की गई है, हर स्थिति में शंकु को नापे के पूर्णतः आर पार काटा गया है। इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथी स्थिति। चौथी स्थिति में ये कहा कि जो बीटा का मान है वो 0 से बड़ा और अल्फा से छोटा लिया जा रहा है। तो तल शंकु के दोनों नेप्स को काटता है तो परिच्छेद वक्र जो है वो एक अतिपरवलय प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति की सहायता से ये समझ सकते हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा अगला विषय अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद यानी डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस। कहा गया है कि जब तल शंकु के शीर्ष पर काटता है, अभी तक बच्चों जो काटा गया था उसमें आपको एक स्थिति दी गई थी शीर्ष के अतिरिक्त, किंतु यहाँ शीर्ष पर काटा जा रहा है तो निम्न प्रकार की स्थितियां जो है वो प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति है कि बीटा का जो मान है बच्चों वो अल्फा से बड़ा, 90 डिग्री के बराबर तथा 90 डिग्री से छोटा है, जो परिच्छेद एक बिंदु है। तो जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, बीटा का मान 90 के बराबर और उससे छोटा दर्शाया गया है। अल्फा जो कोण है हमारा, उसके बाद ये एक तल से उसको परिच्छेदित किया जा रहा है। और ध्यान से देखिए बच्चों, ये जिस बिंदु पर काट रहा है बीच में आप देख सकते हैं एक मोटा सा बिंदु है, वो हमारा शीर्ष है, शंकु का शीर्ष। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब दूसरी स्थिति पर जब बात आई तो कहा गया कि दोनों जो कोण है वो आपस में बराबर हो गए। तो तल जनक को अंतविष्ट करता है और
परिच्छेद एक सरल रेखा होती है। यह परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं, बीटा और अल्फा जो है वो बराबर हो गए। यहाँ किस चीज का उपयोग हुआ है बच्चों? बीटा और अल्फा जो है वो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है, जैसा कि आपने अपनी कक्षा 9वीं में जाना होगा। और इसमें कहा गया है कि जनक को अंतरिष्ट करता है। तो बच्चों मैंने आपको जब आकृति में सबसे पहले भूमिका में अंतरिष्ट के बारे में ये जो जनक का समझाया था कि जनक होता क्या है, तो आप इस तल को यदि देखेंगे तो ये जनक को अंतरिष्ट कर रहा है और ये परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। आगे बढ़े तो हमने देखी तीसरी स्थिति। कहा गया है कि बीटा का जो मान है वो 0 या 0 से बड़ा है, किंतु बीटा का मान अल्फा से छोटा है। तो परिच्छेद एक प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का युग्म है। यह अति परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। तो जैसा कि बच्चों आप इस आकृति में देख सकते हैं कि बीटा का जो मान है वो अल्फा से कम लिया गया है। वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर दो स्थितियां आ गई, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो इसके लिए आपके सामने बच्चों दो विभिन्न प्रकार की आकृति दर्शाई गई है। पहली आकृति में देखिए, जब 0 के बराबर कहा गया है बीटा को, तो ये जो रेखा है बीच में वो हमारा जो अक्ष होता है उसके ऊपर है। किंतु दूसरी स्थिति में गौर कीजिए बच्चों, क्यों? क्योंकि बीटा का मान 0 से थोड़ा बड़ा है, तो वो जो रेखा है वो थोड़ी सी बाएं और मुड़ गई है। अब वो अक्ष के ऊपर उसके संपाती नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला विषय देखेंगे वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा। बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में क्या पढ़ा था? वृत्त उन बिंदुओं का, एक तल पर उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु, जिसे हम केंद्र कहते हैं, वहां से एक अचर दूरी पर स्थित होते हैं, और वो अचर दूरी जो है वो त्रिज्या कहलाती है। यहाँ कहा गया है वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। तो आइए बच्चों अच्छे से इसको समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है? यहाँ पर एक स्थिर बिंदु की चर्चा की गई है जिसको हम केंद्र के नाम से जानते हैं, और उससे समान दूरी पर आपको कुछ बिंदुओं का समूह लेना है। समान दूरी इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि वो उसका एक निश्चित मान होता है जिसे हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं, और जब उस तल पर उन सभी बिंदुओं का आप समूह या समुच्चय लेते हैं तो वो एक वृत्त का निर्माण करता है। आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि स्थिर बिंदु केंद्र कहलाया और वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या यानी रेडियस कहलाई। तो बच्चों ये तो परिभाषा मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। आइए इसको जरा आकृति की सहायता से समझने का प्रयत्न करते हैं। आपके सामने एक आकृति दर्शाई गई है जो कि एक वृत्त की आकृति है। यहाँ पर ये देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पे स्थिर बिंदु है, निश्चित बिंदु जो इधर उधर कहीं नहीं जा सकता, वो O से दर्शाया गया है जिसे हम केंद्र या सेंटर कहते हैं। और आप देखिए बच्चों नीचे लिखा गया है OP1 बराबर है OP2 के बराबर है OP3 के, यानी ये तीनों का मान समान है और ये एक समान दूरी पर है। क्यों? क्योंकि P1, P2, P3 आपने वृत्त पर ही 3 बिंदु लिए हैं, तीनों का मान समान है, तो ये जो है वो तीनों त्रिज्या का कार्य करती है। आगे बढ़े तो हमने जाना एक और रोचक तथ्य। बच्चों आपने कभी वृत्त के समीकरण के बारे में सोचा है? यहाँ पर मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ कि वृत्त का केंद्र C है जिसके निर्देशांक H, K है तथा त्रिज्या जो है वो R से दर्शाई जा रही है। मान लीजिए वृत्त पर कोई एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। तब परिभाषा से यदि मैं CP का मान देखूं तो वो R होगा। अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। तो बच्चों आपने अपनी कक्षा 10वीं में एक पाठ पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। उसमें जब आपको दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी होती थी तो उसमें आपको एक दूरी सूत्र बताया गया था, और वही दूरी सूत्र की चर्चा हमने की थी
कक्षा 11वीं का जो आपका पिछला पार्ट था सरल रेखाएं। तो आइए बच्चों उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम ये प्राप्त करेंगे कि r का जो मान है वो है अंडर रूट x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। बच्चों मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, उसमें क्या होता था x2 माइनस x1, तो यहाँ भी वही किया गया है, x में से h को घटाया गया है और y में से k को घटाया गया है। अर्थात जो आपको व्यापक समीकरण वृत्त का प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, जिसका बराबर है r स्क्वायर। यह केंद्र h के तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का अभीष्ट समीकरण है। तो बच्चों आप इस समीकरण को याद रखेंगे। आइए इसी समीकरण के ऊपर करते हैं बच्चों एक आसान सा उदाहरण। केंद्र दिया गया है 0 0 यानी मूल बिंदु, यहाँ h का मान भी 0 है और k का मान भी 0 है। त्रिज्या r वाले वृत्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो h और k दोनों का ही मान 0 हो गया। अब जो हमने वृत्त का व्यापक समीकरण ज्ञात किया था उसमें यदि मैं ये मान डालूं तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर बराबर हो जाएगा r स्क्वायर के। अगला उदाहरण आपको कहा गया है कि एक वृत्त है, उसका समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों केंद्र और त्रिज्या में कैसे प्राप्त होगी, यदि हम इस समीकरण को वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दें। तो दिया गया समीकरण सबसे पहले आप लिख लीजिए, x के ये जो x चर के जो बहुपद है उनको एक तरफ कर लीजिए और y वालों को एक तरफ कर लीजिए। अब कोष्टकों को पूर्ण वर्ग बनाने पर हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 तो था नहीं, यदि मैं 16 वाम पक्ष में जोड़ रही हूं तो मैं 16 को दाएं पक्ष में भी जोड़ देती हूँ। ठीक उसी प्रकार y स्क्वायर प्लस 10y में हमने 25 जोड़ा है, तो 25 यदि वाम पक्ष में जोड़ा गया है तो वो दाएं पक्ष में भी जोड़ा जाएगा। समीकरण को हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि x प्लस 4 का वर्ग बराबर है y प्लस 5 के वर्ग को जोड़ने के बाद 49 के। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर प्लस और प्लस का चिन्ह है, किंतु जो हमारा व्यापक समीकरण है उसमें था x माइनस एच और y माइनस के। तो अब हमने इसको खोल के लिख दिया, तो माइनस ब्रैकेट में -4 और माइनस ब्रैकेट में -5। अब यदि हम इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमें केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होते हैं -4, -5 और त्रिज्या जो है वो 7 इकाई प्राप्त होती है। इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय समाप्त होता है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा भूमिका के बारे में, शंकु परिच्छेद के बारे में और उनकी अपभ्रष्ट स्थितियों के बारे में। साथ ही हमने जाना वृत्त का व्यापक समीकरण। आशा करती हूँ बच्चों आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम पादप वृद्धि एवं परिवर्धन पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव, दीप्तिकालता और वसंतीकरण। पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ऑक्सिन्स, ये ग्रीक शब्द ऑक्सेन से लिया गया है जिसका अर्थ है बढ़ना। सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था। शब्द ऑक्सिन्स इंडोल की एसिटिक अम्ल IAA तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिसमें वृद्धि करने की क्षमता हो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्राय तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशीलता वाले भाग में जाते हैं। ऑक्सिन्स जैसे IAA एवं इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल पौधे से निकाला गया है। NAA तथा 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल कृत्रिम ऑक्सीन्स है। ऑक्सिन्स के उपयोग का एक विस्तृत दायरा है और ये बागवानी एवं खेती के प्रयोग के लिए किए गए हैं।
ये तनों की कटिंग में जड़ फूटने में सहायता करती है, जो पादप प्रवर्धन में व्यापकता से इस्तेमाल होती है। और ये कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ऑक्सिन्स पुष्पन को बढ़ा देती है, जैसे अनानास में। यह पौधों के पत्तों एवं फूलों की शुरुआत अवस्था में गिरने से बचाते हैं तथा पुरानी एवं परिपक्व पत्तियों एवं फलों की विलगन को बढ़ावा देते हैं। उच्च पादपों में वृद्धि करती अग्रज कालिका पार्श्व कलियों की वृद्धि को अवरोधित करते हैं, जिसे शिखाग्र प्रधान्यता यानी एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। प्ररोह सिरों को हटाने से प्राय पार्श्व कलियां की वृद्धि होती है। यह बात व्यापक रूप से चाय रोपण एवं बाड़ बनने यानी हेज मेकिंग में लागू होती है। इसके साथ ही ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करता है, जैसे टमाटर में। ये व्यापक रूप से शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। 2,4-D व्यापक रूप से द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश कर देते हैं, लेकिन एक बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लॉन को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जाइलम विभेदन को नियंत्रित करने तथा कोशिका के विभाजन में मदद करते हैं। जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स एक अन्य प्रकार के प्रोत्साहक पीजीआर है। 100 से अधिक जिबरेलिन्स की सूचना विभिन्न जीवों से आ चुकी है, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों से। इन्हें GA1, GA2, GA3 और इसी तरह से नामित किया गया है। हालांकि GA वह जिबरेलिन्स है जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और वह अभी भी सभी से अधिक सघनता से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी GAs अम्लीय होते हैं। ये पौधों में एक व्यापक दायरे की इकाई की अनुक्रिया देते हैं। ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, अतः अंगूर की डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जिबरेलिन्स सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप से वे ले सके। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहे और बाजार में मिल सके। GA1 का असर शराब उद्योग में मोल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्करा के रूप में एकत्रित रहता है। गन्ने को खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की लंबाई बढ़ती है, जिससे 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है, अतः बीज जल्दी ही तैयार हो जाता है। जिबरेलिन्स चुकंदर, पत्ता गोभी एवं रोजेटी स्वभाव वाले सारे पादपों में बोल्टिंग को बढ़ा देती है। साइटोकिनिन्स अपना विशेष प्रभाव साइटोकाइनेसिस में डालता है और इसे काइनेटिन के रूप में ऑटोक्लेव हेरिंग शुक्राणु से खोजा गया था। काइनेटिन पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। साइटोकिनिन जैसे पदार्थों की खोज के क्रम में मक्का का अष्ठी तथा नारियल दूध से जियाटिन अलग किया जा सका। जियाटिन की खोज के बाद अनेकों प्राकृतिक रूप से प्राप्त साइटोकिनिन तथा कोशिका विभाजन प्रोत्साहक पहचाने गए। प्राकृतिक साइटोकिनिन उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां तीव्र कोशिका विभाजन संपन्न होता है। उदाहरण के लिए मूल शिखाग्र, विकासशील प्ररोह कलिकाएं तथा तरुण फल आदि। ये नई पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। साइटोकिनिन शिखाग्र प्रधान्यता से छुटकारा दिलाता है। वे पोषकों के संरचना को बढ़ावा देते हैं, जिससे पत्तियों की जरावस्था को देरी करने में मदद मिलती है। एथिलीन एक साधारण गैसीय पीजीआर है। यह जरावस्था को प्राप्त होती उत्तकों तथा पकते हुए फलों द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित हो जाती है। एथिलीन पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि
अक्षों के फुलाव एवं द्विबीज निवेद भेदों में अंकुश संरचना को प्रभावित करती है। एथिलीन जरावस्था एवं विलगन को मुख्यतः पत्तियों एवं फूलों में बढ़ाती है। यह फलों को पकाने में बहुत प्रभावी है। फलों के पकने के दौरान यह श्वसन की गति में वृद्धि करती है। श्वसन वृद्धि की गति की इस बढ़त को क्लाइमेक्टिक श्वसन कहते हैं। एथिलीन बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ती है, मूंगफली के बीज के अंकुरण को शुरू करती है तथा आलू के कंदों को अंकुरित करती है। एथिलीन गहरे पानी के धान के पौधों को पर्णवृंत को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पत्तियों तथा प्ररोह के ऊपरी भाग को पानी से ऊपर रखने में मदद करता है। इसके साथ ही एथिलीन मूल वृद्धि तथा मूल रोमों की प्रोत्साहित करती है, अतः पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करती है। एथिलीन अनानास के फूल में तथा फल समाकलिता में सहायता करता है। इसके साथ ही आम के पुष्पित होने में प्रेरित करता है। एथिलीन अनेकोनिक कार्य की प्रक्रियाओं को निर्मित करता है, अतः ये कृषि में सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला पीजीआर है। सर्वाधिक व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला यौगिक इथाफोन है। इथाफोन जलीय घोल में आसानी से अवशोषित तथा पौधों के अंतर्गत संचारित होता है, धीरे धीरे एथिलीन मुक्त करता है। एथिलीन टमाटर एवं सेब फलों के पकाने की गति को बढ़ाता है तथा फलों एवं फलों में विलगन की तीव्रता को प्रदान करता है। यह खीरों में मादा पुष्पों को बढ़ाता है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एब्सिसिक एसिड की खोज विलगन एवं प्रसुप्ति को नियमित करने में उसकी भूमिका के लिए हुई थी, लेकिन अन्य दूसरे पीजीआर की भांति यह भी पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में व्यापक दायरे में प्रभाव डालता है। यह एक सामान्य पादप वृद्धि तथा पादप उपापचय के निरोधक का काम करता है। एबीए बीज के अंकुरण का निरोध करता है। यह बाह्य त्वचीय पट्टिकाओं में रंध्रों के बाद होने वाले प्रोत्साहित करता है तथा पौधों को विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु क्षमता प्रदान करता है। इसी कारण इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एबीए बीज का विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रसुप्ति को प्रेरित करने के द्वारा एबीए बीज को जल, श्वसन तथा वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थिति से बचाव देता है। बहुत सारी परिस्थितियों में एबीए जीएस के लिए एक विरोधक की भूमिका निभाता है। हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पादपों की वृद्धि, विभेदन तथा परिवर्धन के लिए एक या कई अन्य पीजीआर कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। यह भूमिकाएं संपूरक की या फिर विरोधक की भी हो सकती है। यह भूमिकाएं रैखिक या योगवाही हो सकती है। इसी तरह पौधों के जीवन में कई घटनाएं होती है जहां एक से अधिक पीजीआर मिलकर घटनाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर बीज या कली का कसुप्तीकरण, विलगन, जरावस्था, शिखर प्रभुत्व आदि। पीजीआर की भूमिका एक तरह के आंतरिक नियंत्रण में है। जीनोमिक नियंत्रण एवं बाह्य कारक के साथ ये पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारे बाह्य कारक जैसे तापक्रम एवं प्रकाश पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन को पीजीआर के माध्यम से नियंत्रण करते हैं। ऐसी कुछ घटनाओं का उदाहरण है वसंतीकरण, पुष्पन, प्रसुप्तीकरण, बीज अंकुरण, पौधों में गति आदि। दीप्तिकालता, ऐसा देखा गया है कि कुछ पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने में प्रकाश की नियतकालिकता की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे प्रकाश की नियतकालिकता की अवधि को माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ पौधों में क्रांतिक अवधि से ज्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए, जबकि दूसरे पौधों में प्रकाश की अवधि संकट क्रांतिक अवधि में कम चाहिए, जिससे कि दोनों तरह के पौधों में पुष्पन की शुरुआत हो सके। प्रथम तरह के पौधों के समूह को अल्पप्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं
तथा बाद वाली पौधों को दीर्घ प्रदीप्तकालिक पौधा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश की अवधि एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे पौधों को तटस्थ प्रदीप्तकाली पौधा कहते हैं। दीप्तिकालिता दीर्घ प्रदीप्तकाली, अल्प प्रदीप्तकाली एवं दिवस निरपेक्ष पादप। यह भी ज्ञातव्य है कि सिर्फ प्रकाश की अवधि ही नहीं बल्कि अंधकार की अवधि भी महत्वपूर्ण है। अतः कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापेक्षित अवधि पर भी निर्भर करता है। इस घटना को दीप्तिकालिता कहते हैं। तने की शीर्षस्थ कालिका पुष्पन के पहले पुष्पन शीर्षस्थ कालिका में बदलती है, परंतु वे खुद से प्रकाश काल को नहीं महसूस कर पाती है। प्रकाश या अंधकार काल का अनुभव पत्तियां करती है। परिकल्पना यह है कि हार्मोनल तत्व फ्लोरिजन पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजन पत्ती से तना कालिका में पुष्पन प्रेरित करने के लिए तभी जाती है जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्ति काल में अनावृत होते हैं। वसंतीकरण। कुछ पौधों में पुष्पन गुणात्मक या मात्रात्मक तौर पर कम तापक्रम में अनावृत होने पर निर्भर करता है। इसे ही वसंतीकरण कहा जाता है। यह अकालिक प्रजनन परिवर्धन को वृद्धि के मौसम में तब तक रोकता है जब तक पौधे परिपक्व न हो जाए। वसंतीकरण कम ताप काल के में पुष्पन के पुरोत्साहन को कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भोजन वाले पौधे गेहूं, जौ तथा राई दो किस्में होते हैं। जाड़े तथा वसंत की किस्में। वसंत की किस्में साधारणतः वसंत में बोई जाती है, जो बढ़ते मौसम में को समाप्ति के पहले फूलती एवं फलती है। जाड़े की किस्में यदि वसंत में बोई जाती है तो वह मौसम के पहले न तो पुष्पित होती है और न ही फलती है, इसलिए वह शरद काल में बोई जाती है। यह अंकुरित होते हैं और नवोद्भिदों के रूप में जाड़े को बिताते हैं, फिर वसंत में फूलते एवं फलते हैं तथा मध्य ग्रीष्म के दौरान काट लिए जाते हैं। वसंतीकरण के कुछ उदाहरण द्विवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। द्विवर्षीय पौधे एक सकृत फली पौधे होते हैं जो साधारणतः दूसरे मौसम में फूलते एवं मरते हैं। चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर कुछ द्विवर्षीय पौधे हैं। एक द्विवर्षीय पौधे को कम तापक्रम के अनावृत कर दिए जाने पर पादपों में बाद भी दीप्तिकालिता के कारण पुष्पन की अनुक्रिया बढ़ जाती है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप वृद्धि नियामकों का कायिकीय शरीरक्रियात्मक प्रभाव, दीप्तिकालिता और वसंतीकरण। और इसी तरह हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में जाना था एक वक्र एवं एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों,
आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल की शुरुआत हम करेंगे कल्पना से, जिसमें हम दो वक्रों की कल्पना करेंगे। कल्पना कीजिए हमें दो वक्र fx और gx दिए हुए हैं, जहां बंद अंतराल AB में gx जो है वो fx से छोटा है। दिए हुए वक्रों के समीकरण से y का उभयनिष्ठ मान लेते हुए इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदक बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा दिए गए हैं। जब आप इसकी कल्पना करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि दो वक्र लिए गए हैं fx और gx, और बंद अंतराल AB में हमारा जो fx है वो gx से बड़ा तथा बराबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन दो वक्रों के समीकरण में अगर आप y को उभयनिष्ठ मान लेते हैं तो आपको दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदक बिंदु x बराबर a तथा x बराबर b प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें इन दोनों वक्रों का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? जाहिर सी बात है, ये भी हम ज्ञात करेंगे एक पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त करके। तो यहाँ पर हम जो पट्टी लेंगे वो होगी हमारी ऊर्ध्वाधर पट्टी। तो यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र का स्थापन करने के लिए प्रारंभिक क्षेत्रफल को ऊर्ध्वाधर पट्टियों के रूप में लेना सुविधाजनक होगा, अर्थात आसान होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जो ऊर्ध्वाधर पट्टी ली है वहां से हमें इस पट्टी की ऊंचाई प्राप्त हो रही है fx घटा gx और इसकी चौड़ाई प्राप्त हो रही है fx। तो जब हमारे पास इसका लंबाई और चौड़ाई आ गई है तो हम इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर dA बराबर fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ से हमें हमारा कुल क्षेत्रफल प्राप्त होगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ पर हमारे x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको दो वक्र दिए गए हैं तो उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आप प्राप्त करेंगे पट्टियों के माध्यम से। अब वो पट्टी ऊर्ध्वाधर है या क्षैतिज, ये निर्भर करेगा कि आपका वक्र का क्षेत्रफल आपको किस तरह से आसानी से प्राप्त हो रहा है। तो जब आप इस प्रकार के उदाहरण में ऊर्ध्वाधर पट्टियां लेंगे तो आपको यहाँ से आपका क्षेत्रफल प्राप्त होगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जिसमें कि x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। आइए अब हम एक और विधि जानते हैं कि किस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हमारी दूसरी विधि होगी क्षेत्रफल ज्ञात करने की। वक्र y बराबर fx में x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा वक्र y बराबर gx x अक्ष एवं रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि हमारा जो दोनों वक्र है fx और gx, इन दोनों वक्र का x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल को जब हम घटाएंगे तो हमें हमारा दिए गए दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है समाकलन fx dx, जहाँ x की लिमिट होगी a से लेकर b तक, घटा समाकलन gx dx, जहाँ पर x की लिमिट होगी a से लेकर b तक। इसे जब आप प्रायः हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ पर x की लिमिट हो जाएगी आपकी a से लेकर b तक, जहाँ पर बंद अंतराल AB में हमारा जो fx होगा वो हमारे gx से बड़ा तथा बराबर होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि अब आपको दो वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से
आप उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए इस शीर्षक के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि बंद अंतराल AC में fx जो होगा वो हमारे gx से बड़ा तथा बराबर होगा, तथा बंद अंतराल CB में हमारा जो gx होगा वो हमारे वक्र fx से बड़ा तथा बराबर होगा, जिससे कि हमें प्राप्त होगा कि हमारा जो A है वो C से छोटा है तथा हमारा जो B है वो C से बड़ा है। तो इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों, इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करेंगे। स्क्रीन पर आपको आकृति दिख रही होगी जिसमें हमारे दिए गए परिस्थिति को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा fx है और gx है किस प्रकार से हमारे दी गई कथनों को सत्यापित कर रहा है। अब यहाँ पर हमें अगर इन वक्रों का घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इन वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप प्राप्त करेंगे हमारे क्षेत्र ACBDA का क्षेत्रफल योग क्षेत्र BPRQB का क्षेत्रफल से। इन दोनों क्षेत्र के क्षेत्रफल को जब आप जोड़ेंगे तो आपको पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आपको जो सूत्र में प्राप्त होगा वो हो जाएगा A बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट हो जाएगी A से लेकर C तक, योग समाकलन gx घटा fx पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी C से लेकर B तक। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षेत्रफल के बारे में। अब अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इन पर आधारित प्रश्नों की ओर। हमारा जो पहला उदाहरण हमने लिया है वो है दो परवलयों y बराबर x वर्ग एवं y वर्ग बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारा जो उदाहरण है उसमें हमें दो पैराबोला के इक्वेशन दिए गए हैं, जिसमें कि हमें उन दोनों इक्वेशन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, परवलयों का क्षेत्रफल किस प्रकार से हम खींचते हैं ये आपको आता होगा। y बराबर x वर्ग की आकृति आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन को आप पहले अपने नोटबुक में दर्शाएं, जिससे कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अब इस आकृति में आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों परवलयों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है। हमें उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों परवलयों के प्रतिच्छेदक बिंदु O 0, 0 एवं A 1, 1 है। यहाँ y बराबर x वर्ग अथवा y बराबर वर्गमूल x बराबर fx और y वर्ग बराबर x बराबर gx, जहाँ बंद अंतराल 0,1 में हमारा जो fx है वो gx से बड़ा तथा बराबर है। अर्थात हमें जो दो समीकरण दिए गए थे उसे हमने y के उभयनिष्ठ के रूप में परिवर्तित किया है, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है हमारा fx बराबर वर्गमूल x और हमारा gx बराबर x। तो दोस्तों, अभी अभी जो हमने सूत्र देखा था कि किस प्रकार से हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी को माध्यम लेकर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें जो हमारी दो समीकरण से प्राप्त y का मान है उसे हम हमारे उस सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमें हमारे छायांकित क्षेत्र का अभिष्ट क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। A बराबर समाकलन fx घटा gx पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। तो दोस्तों, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, जब हम fx और gx के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो समाकलन वर्गमूल x घटा x वर्ग पूरे का dx, जहाँ हमारे x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम इसे प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर x की घात 3/2 बटे 3/2 घटा x की घात 3/3, जिसमें कि हमारी जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर 1 तक x की, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2/3 गुने x की घात 3/2 घटा x की घात 3/3, जहाँ हमारी
x की लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी 1, जिसे हम प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 2/3 घटा 1/3 घटा 0, अर्थात जिसे हम और हल करेंगे तो हमें यहाँ से a का मान प्राप्त हो रहा है 1/3, अर्थात हमारे इन दो परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है 1/3 वर्ग इकाई। तो दोस्तों ये था हमारा पहला उदाहरण जो कि आधारित था हमारे दिए गए शीर्षक पर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x एवं परवलय y वर्ग बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको ये प्रश्न पढ़कर समझ आ रहा होगा, यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि x अक्ष के ऊपर तथा वृत्त की समीकरण दी गई है तथा परवलय की भी समीकरण हमें दिया गया है और हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इन सभी के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हल हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें जो ये दो समीकरण दिए गए हैं इसका हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों जब हम पहले समीकरण को हल करेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x, अर्थात x वर्ग घटा 8x योग y वर्ग बराबर 0, अर्थात x वर्ग घटा 8x योग 16 घटा 16 योग y वर्ग बराबर 0। यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है x घटा 4 पूरे का वर्ग घटा 16 योग y वर्ग बराबर 0, अर्थात x घटा 4 पूरे का वर्ग योग y वर्ग बराबर 16। यानी कि ये जो समीकरण हमें दिया गया है वृत्त का, उस वृत्त के केंद्र बिंदु है 4,0 और इस वृत्त की त्रिज्या है 4 इकाई। तो दोस्तों ये हमने प्राप्त किया है वृत्त के दिए गए समीकरण से। आइए अब हम इसका प्रयोग करते हैं हमारे दूसरे समीकरण के लिए। तो दोस्तों पहला समीकरण था हमारा x वर्ग योग y वर्ग बराबर 8x और दूसरा समीकरण है हमारा y वर्ग बराबर 4x। जब हम यहाँ पर y वर्ग की जगह पर 4x प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा x वर्ग घटा 4x बराबर 0, जिसे हम प्राय हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा x गुने x घटा 4 बराबर 0। यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो रहा है 0,4। तो दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इन दोनों वक्र के प्रतिच्छेदक बिंदु O 0,0 है तथा x अक्ष से ऊपर है। चलिए अब जब हमारे पास हमारे वृत्त तथा परवलय के बिंदु तथा प्रतिच्छेदक बिंदु का मान आ गया है तो इसकी आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और इन दोनों वक्र के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो होगा इस आकृति का रंगीन भाग जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न ये उठता है कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। x अक्ष से ऊपर इन दोनों वक्रों के मध्य सम्मिलित क्षेत्र है OPQCO का क्षेत्रफल, जो कि ये पूरा क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर हम पहले ज्ञात करेंगे क्षेत्र OCPO का क्षेत्रफल और फिर ज्ञात करेंगे क्षेत्र PCQP का क्षेत्रफल, और इन दोनों का क्षेत्रफल जब हम जोड़ेंगे तो हमें सम्मिलित क्षेत्र OPQCO का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो आइए पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हमारे क्षेत्र OCPO का तथा हमारे क्षेत्र PCQP का। तो यहाँ से हमारा जो सूत्र है उसके अनुसार हमें हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है समाकलन y dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक, योग समाकलन y dx जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 4 से लेकर 8 तक। अब इन दोनों क्षेत्र में हमारा जो y का मान है उसे हम इस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करेंगे। जब हम उसे प्रतिस्थापित करेंगे दोस्तों तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर समाकलन वर्गमूल x dx, जहाँ हमारे x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक, योग 2 गुने समाकलन वर्गमूल 4 वर्ग घटा x घटा 4 पूरे का वर्ग dx, जहाँ हमारे x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारे जो x की लिमिट है वो किस तरह परिवर्तित होकर 0 तथा 4 हो गई है।
तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2 गुने समाकलन वर्गमूल x dx, जहाँ x की लिमिट होगी 0 से लेकर 4 तक, योग समाकलन वर्गमूल 4 वर्ग घटा t वर्ग dt, जहाँ t की घात होगी 0 से लेकर 4 तक। यहाँ पर हमने x घटा 4 को मान लिया है t। अब इसे हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा a बराबर 2 गुने 2/3 गुने x की घात 3/2, जहाँ हमारे x की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 4, योग t/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा t वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम t/4, जहाँ हमारे t की लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी 4। अब इसे हम पुनः हल करेंगे हमारे लिमिट्स के मान को रखकर, तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2/3 गुने 4 की घात 3/2 घटा 0 योग 4/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा 4 वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम 4/4, जिसे हम पुनः हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2/3 गुने 2 की घात 2 गुने 3/2 घटा 0 योग 4/2 गुने वर्गमूल 4 वर्ग घटा 4 वर्ग योग 4 वर्ग/2 साइन प्रतिलोम 4/4 घटा 0, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 32/3 योग 0 योग 8 गुने पाई/2, जिसे हम और हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 32/3 योग 4 पाई, अर्थात 4/3 गुने 8 योग 3 पाई। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हम हमारे दिए गए प्रश्नों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हमारे कुछ कॉन्सेप्ट से। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। और इस शीर्षक पर आधारित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसे हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन 2 प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को जरूर हल करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे इसी अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। यह वीडियो बीईपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।